अच्छा जी, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो काइंड्स ऑफ लिबर्टी है। ठीक है जी। द टर्म लिबर्टीज एज स्टेटेड अबव हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। मैंने आपको कॉन्वर्सेशंस तो जिक्र कर दिया। ठीक है जी। इन बॉडी पॉलिटिक इट मे आइदर मीन नेशनल इंडिपेंडेंस और द फ्रीडम दैट द सिटीजन एंजॉय इन अ स्टेट। ठीक है जी। मतलब एक पॉलिटिकल सेंस में जो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई वो ये किया कि जी फ्रीडम दैट द सिटीजन एंजॉय इन द अमाउंट ऑफ फ्रीडम भी आप इसको कह सकते हैं कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ द लैंड आपको ग्रांट करता है लिबर्टी, द अमाउंट ऑफ लिबर्टी जो है वो भी आप इसको कह सकते हैं। Certain writers of medieval ages laid stress on natural liberty. It's imperative to explain that its different kinds so as to appraise its true content. ठीक है जी। जो medieval ages है, medieval ages जो है आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि जिस ज़माने में इस्लाम का गोल्डन एरा चल रहा था, तो उस ज़माने में जो है क्या नाम है यूरोप है वो अंधेरों में डूबा हुआ था। उसको डार्क एजेस भी कहते हैं, medieval ages भी कहते हैं। और फिर उसके बाद 1600 जो है, जो 17th सेंचुरी है, बाद में लोग 16th सेंचुरी भी कहते हैं, वहां से रेनेसांस जो है, द रीबर्थ ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर जो है वो शुरू होता है। और फिर उसके बाद उस रेनेसांस की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों का डाउनफॉल 1492 के बाद शुरू हो जाता है। और जो यूरोप है उसका जो है वो अरूज जो है वो शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि आज जिस जमाने में हम जिंदा उसमें वेस्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, यूरोप जो है वो डोमिनेट कर रहा है। यूरोप ना हो गया तो वेस्ट की तरफ चले जाइए, यूरोप जो है वो एक हद तक डोमिनेट कर रहा था। अब उसके बाद पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका जो है उसकी अमेरिका और यूएसएसआर वर्ल्ड पावर बन गया। और फिर 1991 के बाद जब डिसॉल्व हो जाता है यूएसएसआर, तो उसके बाद अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बन जाता है। तो ये मूवमेंट, लेकिन जो अगेन इन तमाम स्टेट्स के अंदर आप देखते हैं कि सम अमाउंट ऑफ लिबर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती रहेगी। फिर सबसे पहली जो काइंड है वो है नेचुरल लिबर्टी। ये वाली लिबर्टी जो है वो रेनेसांस सॉरी जो मिडिवल एजेस वाले हैं वो इसके ऊपर स्ट्रेस किया करते थे, क्योंकि नेचुरली वो जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि अभी जो ह्यूमन नॉलेज है कह लीजिए वो अपनी ग्रोथ के फेज में थी। तो वो जो आइडियाज़ हैं वो एक्सपैंड ही हो रहे थे अभी, मतलब एक्सपैंड तो अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो बाय फार जो है वो तो नहीं, लेकिन मतलब अभी तक का सबसे अच्छा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन we don't know, someday a new concept will emerge, या this concept will continue to improve itself। ये कहीं पे रुकता नहीं है, स्टेगनेंट हो जाए तो फिर कौन सी जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद नेचुरल लिबर्टी आ जाती है। इसको अगर आप समझना चाहें तो ये आप इसको ऐसे भी समझ लें कि ये एक तरह से प्री स्टेट लिबर्टी है। प्री स्टेट तो जो रियासत है वो काफ़ी अरसे से हमारे वजूद में थी, लेकिन ये जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है ना, ये उससे पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि थ्रू द मीन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो लिबर्टी है वो डिफाइन कर ली, एक नई किस्म की लिबर्टी अंडरस्टैंड कर ली। ये वाली जो है ये बड़ी अनहिंज्ड किस्म की लिबर्टी है, जिसमें कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। एब्सेंस ऑफ ऑल लीगल रिस्ट्रेंट्स ऑन ह्यूमन फ्रीडम ऑफ एक्शन। सिंपल जो है कि मतलब खुल्लम खुल्ला आज़ादी है इसके अंदर, कोई किसी किस्म की कानूनी रोक टोक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जो है नेचुरल लिबर्टी। क्योंकि कुदरत ने आपको जो नेचुरल इंडाउमेंट है, अगर आपको पावरफुल पैदा किया है, अगर कुदरत ने आपको माल और वसीले से नवाजा है, तो जो भी फिर उसके तई आपको जो लिबर्टी हासिल होती है वो आपका हक है। Locke believed in the supremacy of natural law that secure natural rights such as life, liberty, and property, while state comes into existence for the protection of natural rights। ठीक है जी। अब अगेन ये है, लेकिन मद्देनजर है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है, प्रोटेक्शन जो है ऑफ ऑफ द पावरफुल। ठीक है जी। वीक जो है वो तो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, वो तो नेचुरली वो जो एक आप सब लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से वाकिफ है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जो फिटेस्ट है, फिट जो है, ही इज गोइंग टू सस्टेन, he is going to enjoy all the liberty, and the weak is going to suffer, or that is where the state comes in, because state creates the balance between the powerful and the weak।
क्योंकि थ्रू द मीन्स ऑफ द लॉज वो पावरफुल को ये ताकत नहीं देता कि भाई वो उसके लिबर्टी को एक्सप्लॉइट करे। फिर वो उसको पॉलिटिकल राइट्स देखिए जी बैलेंस में देता है, इक्वल देता है, जिसके जरिए दोनों के पास वोट डालने की ताकत है। आपको डिफरेंट जो हैं वो लिबर्टीज जो हैं और राइट्स जो हैं और लॉज हैं जिसके जरिए वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं लिबर्टी को। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली जो है वो आ गई जी नेशनल लिबर्टी। National liberty relates to the independence of state from external control and it has been closely associated with nationalism. अच्छा, अभी जो हम पिछले नेचुरल लिबर्टी पढ़ रहे थे बेटा, वो हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल लेवल पे, पर यहाँ से ये जो हम नेशनल लिबर्टी की बात करते हैं तो हम स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। स्टेट की भी लिबर्टी होती है, स्टेट के पास भी ये फ्रीडम हो ऑफ एक्शन कि विच एवर एसोसिएशन यू वांट टू ज्वाइन, मतलब किसी भी कंट्री का बुलाया। फॉर एग्जांपल देखिए पाकिस्तान, अभी आपके यादों में ताज़ा होगा अभी वो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कोर्स करके मलेशिया में होने वाली एक समिट से में जाने से रोक दिया। पाकिस्तान की अपनी कह लीजिए कमजोरियां होंगी नेचुरली। हमारी एक बहुत बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन जो है वो सऊदी अरब में रह के एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फॉरेन रिजर्व में और वो कमाती है और अपना ज़िंदगी भी गुजारती है, स्टेट को भी उसका बेनिफिट है। तो नेचुरली हाँ तो कंपल्शंस होती हैं हर स्टेट की। अब अमेरिका जैसी बड़ी स्टेट जो है वो आप तालिबान के आगे उसको देखते हैं। लेकिन अगेन आज करता चलूँ कि अगेन ये नेशनल लिबर्टी भी मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको सॉवरेनिटी बता रहा था तब भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं टू इन इट्स एब्सोल्यूट सेंस जो है वो कभी भी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज नहीं होती। थ्री काइंड्स ऑफ लिबर्टी आर इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में तीन जो हैं लिबर्टीज वो इम्पोर्टेंट हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविल लिबर्टी क्या होती है बेटा? According to Lasky, it consists in the liberty of an individual in action and thought in those areas of life where the results of one's efforts are mainly personal in nature. ठीक है जी, पर्सनल नेचर कि आप पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि अगर आप दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, दूसरे की उसको लिबर्टी को अंडरमाइन करें तो सिविल जो है लिबर्टी वो दूसरे की लिबर्टी जो है वो अंडरमाइन हो रही है, लिबर्टी अंडरमाइन है। तो नेचुरली ये जो पर्सनल स्फीयर है उसमें जितनी आपको लिबर्टी ग्रांट की गई है उसकी एक्सरसाइज जो है in those areas of life the result of one's efforts are mainly personal in nature. Right to life और freedom to religious belief are examples। ठीक है, ये बड़ी पर्सनल मैटर होते हैं। राइट टू लाइफ भी नेचुरली, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए वो तमाम बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक लॉ, लीगल लॉफुल एक्टिविटीज जिसके जरिए आप अर्न करके अपनी जिंदगी सर्वाइव कर सकें। रिलीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। यू शुड हैव द लिबर्टी टू एक्सरसाइज योर फेथ। ठीक है जी, वो बड़ा, और फेथ जो है बड़ा पर्सनल चीज होता है। Examples, Gattel says the civil liberty consists in those rights and privileges provided by state to its citizens. इन अ वे सिविल लिबर्टी भी वो लिबर्टी है बेटा जो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है एज अ लिबर्टी। ठीक है, अगर स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ लिबर्टी तो इट डजंट एग्जिस्ट। तो सिविल लिबर्टी जो है ये वो लिबर्टी है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू इट्स पीपल। ठीक है जी। फिर आगे बेटा जी पॉलिटिकल लिबर्टी। Political liberty means the participation of citizens in the political life of the community. Uh, uh, in modern democratic states, government is elected by the people and it's accountable to them. People indirectly participate in political decision making. ठीक है जी, ये आपकी है कि आपको राइट टू वोट हो, राइट टू क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट हो, आप उनको सेंश्योर कर सकें, आप उनको अकाउंटेबल कर सकें। देखिए ना, अगर आज एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है जो डेमोक्रेसी के अंदर जिंदा है और उनसे वोट देने की पावर जो है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की पावर है, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको कह लीजिए प्रीच करने की जो है, प्रोपोगेट करने की जो उनको हक है उनसे छीन लिया जाए, तो नेचुरली दे बिकम अ यूजलेस पार्ट। क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल न्यूसेंस है वही उनको इंपॉर्टेंट बनाती है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। वंस यू टेक अवे द राइट ऑफ वोट फ्रॉम देम तो वो दे विल नो लॉन्गर बी इंपॉर्टेंट टू द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि उन सिस्टम जो है वो उनको ओवरलुक कर जाएगा। इस वजह से जो राइट ऑफ वोट है वो बहुत बड़ी नीमत और बहुत बड़ी पावर है इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल लिबर्टी जो है इट इंश्योर्स दैट एवरीवन जो है जो जो लीगली लॉफुली इज कैन बी द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसको वो मतलब वो ये पावर दे और लिबर्टी जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो हासिल हो।
फिर उसके बाद अकाउंटेबल टू देम द राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ठीक है जी, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का राइट, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट पे आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो कैसे चलेगा काम। फिर उसके बाद पीपल इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, नेचुरली वोट के जरिए आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। फिर राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड राइट टू पब्लिक ऑफिस, आपको खुद रन करने का, आप खुद जाके पब्लिक ऑफिस का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप जो रिक्वायर्ड लीगल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट, आपका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आपका जो पॉलिटिकल बिलीफ है, उसको एक्सप्रेस करने का जो लिबर्टी है वो भी पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर आती है। फिर इकोनॉमिक लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Economic liberty is in fact a part of civil liberty, but due to its importance, economic liberty has gained in modern industrial age. It's generally considered appropriate to discuss it separately. मार्क्स की वजह से भी इसने बड़ी सिग्निफिकेंस हासिल की, क्योंकि नेचुरली वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही उसने बात की और इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पीपल के ऊपर बात की। Consists in certain economic privileges and rights of individual regarding the earning of their livelihood. Naturally, जिस तरह ऊपर मैंने आपको बिजनेस आपके लिए डिफाइन किया था, तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि एनी लीगल लॉफुल ह्यूमन एक्टिविटी विच यील्ड्स प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो नेचुरली यहाँ पे भी यही है कि आपके जो भी स्टेट ने कर लिया है मीन्स एंड सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, जो उनके नज़दीक, स्टेट के नज़दीक कह लीजिए लीगल हैं, तो नेचुरली आपको भी उनको परस्यू करने की इजाज़त है। मॉडर्न स्टेट्स रिकग्नाइज द राइट्स ऑफ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ठीक है जी, क्योंकि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कलेक्टिवली एक यूनियन बना ले। मेक लॉज रेगुलेटिंग आवर्स ऑफ वर्क, नेचुरली कोई, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो तो अपनी लिबर्टी के अंदर जाएगा कि भाई मेरे पास एब्सोल्यूट लिबर्टी, और मैं एक जो बंदे से 16,000 रुपया दे के 8 घंटे काम करा रहा हूँ, तो मैं 16,000 घंटे क्यों ना उससे काम करवा कर उसको 16,000 दूँ। नेचुरली अगर उसके हाथ में सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि अगेन जो लफ्ज में आपको, जो आपके लिए डेफिनेशन मैं दे रहा था आपको बिजनेस की, तो यील्ड प्रॉफिट की बात की थी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो किसी भी बिजनेस का मुंतहाई मकसूद होता है, तो और वो सबसे बड़ा जरिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो होता है वो कॉस्ट को कम करने का होता है। तो कॉस्ट कम करने के लिए वो क्या करेगा, वो कहेगा जी 16 घंटे काम करो। तो नेचुरली दिस इज वेयर द गवर्नमेंट, द स्टेट स्टेप्स इन, वो कहते हैं जी वर्किंग आवर्स होंगे और आप उस इतने वर्किंग आवर्स के अगेंस्ट इतनी जो है वो आप पे देंगे अपने वर्कर्स को। प्रॉपर वेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज आप सबको पता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सेट्रा, कि भाई वो कलेक्टिव बार्गेनिंग अगेन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक यूनाइटेड फ्रंट करके इकट्ठे होके अब उसके पास अपने जो एम्प्लॉयर है उसके पास जाए, तो नेचुरली इट हैज कलेक्टिव पंच जो है उसका जोर ज्यादा होता है। तो ये आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी आ जाती है, ठीक है जी। तो राइट्स जो काइंड्स ऑफ लिबर्टी है वो भी कवर हो गए।